अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पॉली हाउस में खीरा की खेती कर रहे सफल किसान से मुलाकात। किसानों के लिए खेती में काफी उपयोगी है आधुनिक कृषि यंत्र। अपने राज्य में आजकल किसान उन्नत तरीके से खेती कर रहे हैं और अच्छी आय भी कमा रहे हैं। आज हम आपको गांव बलेखंड जिला जयपुर के ऐसे ही युवा किसान सायर मल यादव से मिलवाते हैं, जो पॉली हाउस में खीरा की खेती कर रहे हैं और अच्छी आय कमा रहे हैं। तो इन्होंने पॉली हाउस में खीरा की खेती किस प्रकार से की है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। किसान भाइयों नमस्ते। जैसा कि हमारे राजस्थान में पानी की कमी के कारण हमने 2020 में पॉली हाउस की फाइल लगाई है। 2020 में लगाने के बाद में हमारे 2022 में पॉली हाउस का नंबर आया और नंबर आने के बाद में हमने 4000 वर्ग मीटर के अंदर हमने ये पॉली हाउस तैयार करवाया है और इसकी कुल लागत 30,16,080 रुपये की आई है। और इसका जो अपने कुल लागत हमारी कर सकी है जो 10,28,080 रुपये लगे हैं और सब्सिडी हमारे को कुल 19,88,000 रुपये की सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा मिली है। फिर हमने खीरे की पैदावार चालू की और पानी की मात्रा को देखते हुए हमने 4000 वर्ग मीटर में पॉली हाउस तैयार करके और ये ज़मीन तैयार की, इसको बाजोत करके हमने बेड तैयार किए। ज़मीन से कम 1 फुट की ऊंचाई में ये बेड तैयार किए हैं हमने। इसके बाद में बेड की दूरी के बीच के अंदर की हमने 20 इंची का गैप रखा। सभी बेडों के अंदर हर बेड के बीच की दूरी 20 इंची रखी है और ज़मीन से 1 फुट ऊंचाई बेड की ऊंचाई रखी है। और पानी के कारण हमने ये ड्रिप एक बेड के अंदर 2 नल की बिछाई है, जिससे कि बेड पूरे दिन गीला रहे और नमी रहे, जिससे ये पेड़ मुरझाए नहीं और खीरे तंदुरुस्त रहे और बढ़िया रहे। किसान भाइयों, गर्मी के दिनों में राज्य में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दी के मौसम में अधिक ठंड पड़ती है, तो ऐसे में पॉली हाउस में खेती करने से तापमान नियंत्रित रहता है और खीरा की फसल से अच्छी क्वालिटी का अधिक उत्पादन मिलता है। और ये जी टेम्परेचर के अनुसार इसमें ऊपर पॉली हाउस में ऊपर फोगर लगाए गए हैं, जिससे टेम्परेचर के अनुसार देखते हुए उनको फोगर को, जैसे गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो अपन फोगर चला देते हैं, जिससे टेम्परेचर खीरे के अनुसार फसल के अनुसार टेम्परेचर बना रहता है।
और बाहर पानी ज़्यादा लगता है और अंदर अपने जैसे बाहर 100% पानी लगेगा तो पॉली हाउस के अंदर 30% पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि ये पेड़ 1-2 फुट बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद जैसे बढ़ते ही अपन ये धागे बांध देते हैं धागे से, ताकि ये बेल आराम से ऊपर तक चढ़ सके, जिसे खीरे में जुकाम ना आने के कारण ये धागा बांधते हैं। और जैसे कि ये 7-8 फुट तक होने के बाद ये 30-35 दिन के अंदर ये खीरा आसानी रूप से चालू हो जाता है और ये लगभग 120 दिन या 4 महीने ये खीरे की सीजन चलती है। और गर्मी के अनुसार हम जैसे कि ये पर्दे लगाए हुए हैं ऊपर, जैसे गर्मी का टाइम रहे, टेम्परेचर ज़्यादा रहे तो हम ये पर्दे इसके ऊपर लगा देते हैं और टेम्परेचर के अनुसार वापस समट देते हैं। और पर्दे के ऊपर बाहर की तरफ हैंडल लगा रखे हैं ताकि टेम्परेचर के अनुसार उनको नीचे उतार सके, पन्नी को ढक सके और हवा के लिए अपन ऊपर उनको पर्दे को वापस वैसे रूटीन से वापस ऊपर कर देते हैं ताकि पेड़ों को हवा लग सके। ये बेल पूरी तैयार होने के बाद में 30-35 दिन में चालू हो जाता है। किसान भाइयों, पॉली हाउस में खेती करने से कीट रोगों का प्रकोप भी काफी कम होता है, क्योंकि पॉली हाउस में फसल का प्रबंधन काफी अच्छा रहता है, जैसा कि ये किसान पॉली हाउस में खीरा की खेती कर रहे हैं। बेलों को और इसको पैदावार को बढ़ाने के लिए ड्रिप में दवाई चलाते हैं, खाद यूरिया जो भी है हम घोल के और ड्रिप के द्वारा हम पेड़ों को तक पहुंचाते हैं। पेड़ों को पहुंचाने के बाद में ये पैदावार अच्छी होती है और टाइम टू टाइम अपन इनमें स्प्रे करते हैं ताकि कोई लट न लगे, कीटनाशक न हो, मकड़ी का जाला न हो। इस प्रकार हम टाइम टू टाइम इसमें दवाई का छिड़काव करते हैं। खीरा की खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप का उपयोग किया जाता है, जिसके उपयोग से पानी की बचत तो होती है, साथ ही सिंचाई पानी के साथ घुलनशील उर्वरकों को भी दिया जाता है। अलग से उर्वरक देने की जरूरत नहीं रहती है। और जैसे कि कोई बरसात पानी मौसम हो, ज्यादा बाहर कीड़े वगैरह ज्यादा लगते हैं और पॉली हाउस के अंदर जैसे पन्नी नेट वगैरह लगी होती है तो इसमें सभी चीजों का बचाव रहता है, बरसात का भी, ओड़ों का भी और कीड़े का भी। पॉली हाउस में खेती करने से किसानों को अनेक फायदे हैं। बेमौसमी फसल ले सकते हैं। पॉली हाउस में अधिक बारिश, ओलावृष्टि का फसलों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। कीट रोगों का प्रकोप कम होता है और गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार मिलती है। और ये तैयार होने के बाद में हम इनको तोड़ के अच्छे से तैयार करके इनके ग्रेडिंग करके थैलियों में पैक करके हम मंडी में पहुंचाते हैं। और किसान भाइयों, मेरा तो यही कहना है कि जैसे कि आप भी मेरी तरह ये पॉली हाउस लगाओ ताकि पानी की भी बचत हो और जिससे अच्छी पैदावार होती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत करती हूं। नई और उन्नत तकनीक से फसलों की पैदावार में काफी वृद्धि देखी है। जहां पहले के समय में किसान हल और बैलों से खेती करते आ रहे थे, वहीं आज के समय में किसान कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से अपना समय बचाने के साथ साथ मुनाफा भी अधिक कमा रहे हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं आधुनिक कृषि यंत्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि इंजीनियर निधि कुमार से। अगर हम बात
करें कि खेती अगर करनी है तो पहला जो एक काम होता है जो बीज बोने का, उससे पहले हमें खेत को तैयार करना पड़ता है। और खेत को तैयार करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यंत्र होते हैं, कर्षण यंत्र जिसको बोलते हैं। और खेती में जुताई का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर बीज सैया तैयार करना होता है तो हमें खेतों को पल्वराइज करना होता है, उसमें उसको भुरभुरा बनाना होता है। बीज बोएं तो वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाए, वो अंकुरित हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के इम्प्लीमेंट्स होते हैं, टीलेज इम्प्लीमेंट्स जिसको बोलते हैं। एक तो होता है प्राइमरी, जिसको बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र, दूसरा होता है द्वितीय कर्षण यंत्र। तो प्राथमिक कर्षण यंत्र जो होते हैं उसमें जैसे आप मान लीजिए जितने भी प्लाऊ होते हैं, जिसके पीछे नाम प्लाऊ लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र। तो अगर आप देखें पहले ज़माने में हमारे यहाँ होता था देशी प्लाऊ, जिसको आप बोलते हैं हल अगर देखें तो वो हमारा प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट था। तो अभी भी जैसे आप देखेंगे गांव में बहुत ही रेयर हो गया है कि दो उसको बैल लगा के हम उसको प्रयोग में लाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक लाइन बस आपका होता है, तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। तो हम लोग अब आ गए हैं मोल्ड बोर्ड प्लाऊ की तरफ। मोल्ड बोर्ड प्लाऊ भी आप चाहें तो इसको बुल्लॉक से भी चला सकते हैं, जिसको बोलते हैं बैल से चला सकते हैं, और नहीं तो इसको हम ट्रैक्टर ड्रॉन वाला चलाते हैं। तो इससे हमारे 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पे जुताई होती है। मोल्ड बोर्ड हल ये एक ट्रैक्टर चलित यंत्र है। इसका फार छड़फाड़ यानी बार टाइप प्रकार का होता है तथा ये उच्च कार्बन स्टील या कम मिश्रित स्टील का बना होता है। इस हल की जुताई की गहराई का नियंत्रण हाइड्रोलिक लीवर से या ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज से करते हैं। इस हल से सख्त मिट्टी को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग हरी खादों को मिट्टी में मिलाने के काम में भी होता है। लेकिन ये उसको उतने अच्छे से मिलाता नहीं है, मिक्सिंग नहीं करता है, ये बस कट करता है। तो इसलिए मोल्ड बोर्ड प्लाऊ को हम उतना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर मिट्टी हल्की है तो आप इसको लेके चला सकते हैं। तो ये होता है एक मोल्ड बोर्ड प्लाऊ। दूसरा एक होता है डिस्क प्लाऊ। डिस्क प्लाऊ में आप देखेंगे कि इसकी जो डायमीटर होती है, व्याज होती है, वो आपकी होती है 60 सेंटीमीटर की। और इसमें आप देखेंगे एक्सल पे आपके बहुत सारे तवे नुमा स्ट्रक्चर, जिसको बोल सकते हैं तवा नुमा स्ट्रक्चर होता है। और ये मिट्टी को स्लाइस की तरह काटता जाता है और आपकी मिट्टी को ये मिलाता जाता है। डिस्क प्लाऊ प्राथमिक भूमि तैयारी करने वाला 3 पॉइंट लिंकेज इम्प्लीमेंट है। ये मिट्टी खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर नरम मिट्टी की स्थिति में अधिक उपयोगी है। कुछ डिस्क प्लाऊ में 2 से 4 बॉटम प्लाऊ होते हैं। इसको खुदाई की गहराई और दिशा के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसकी जो ब्याज होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, 60 सेंटीमीटर। तो इसका जो एफिशिएंसी होता है थोड़ा ज़्यादा होता है डिस्क प्लाऊ का। उसके बाद हमारा होता है का सबसॉइल प्लाऊ। सबसॉइल प्लाऊ होता है क्या, आप देखेंगे लोगों को कि बहुत सारा रोटावेटर चला के उन्होंने हार्ड पैन तैयार किया है। क्योंकि हार्ड पैन तैयार होने से हमारे मिट्टी के नीचे पानी का संग्रह नहीं हो पाता है। मतलब पानी जो है वो एक लेयर 40-45 सेंटीमीटर के नीचे वो जाता ही नहीं है, क्योंकि हमारी हार्ड पैन तैयार हो जाती है। तो हम लोगों को बोलते हैं कि सबसॉइल चलाएं। ट्रैक्टर चलित सबसॉइलर हल। इस हल में एक हरिस होता है जो उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। हरिस ऊपर एवं नीचे निकले हुए किनारे को दृढ़ता प्रदान करता है। एक खोखला स्टील का एडॉप्टर होता है जो हरिस के निचले भाग में लगा होता है और फार को मदद प्रदान करता है। इस यंत्र का फार उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। यंत्र की गहराई ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक प्रणाली द्वारा नियंत्रित की जाती है। हल का प्रयोग गहरी जुताई के लिए किया जाता है, जिसमें मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है। तो ये 60 से 70 सेंटीमीटर के नीचे के हार्ड पैन को तोड़ देता है। इससे पानी का रिसाव खेत में अच्छा होता है, जो हम बोलते हैं कि गर्मियों में भी मिट्टी में नमी संरक्षित रहता है। ये सारे प्लाऊ हमारे प्राइमरी में आते हैं, जिसको बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र। दूसरा जो बोलते हैं हम द्वितीय कर्षण यंत्र होता है। द्वितीय कर्षण यंत्र में आपका जितना भी देखें कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, ये सब आपके द्वितीय कर्षण यंत्र होते हैं। और हैरो, ये 3 जो होते हैं मेनली हमारे द्वितीय कर्षण यंत्र हैं। तो कल्टीवेटर में आप क्या करते हैं, कल्टीवेटर आपने देखा होगा कि उसका फ्रेम होता है और उसमें 7 से 13 टाइन्स लगे होते हैं। टाइन्स कैसे होते हैं, शावल जैसे होते हैं। और इसमें एडजस्टेबल नट भी होते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो उसकी दूरी को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो कल्टीवेटर में क्या होता है, ये थोड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें आप मिट्टी को पलटते भी हैं और मिलाते हैं। आप देखेंगे मिट्टी फाड़ की तरह कटता है और मिलता जाता है। तो इसमें कल्टीवेटर भी बहुत अच्छा काम करता है और काफ़ी प्रचलित है कल्टी के नाम से अपने यहाँ।
उसके बाद अगर देखें तो दूसरा होता है हमारे यहाँ हैरो में हमारे यहाँ डिस्क हैरो काफ़ी प्रचलित है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे खरपतवार की समस्या खेतों में ज़्यादा होती है और मिट्टी भी थोड़ी कठोर होती है, लेकिन पथरीला नहीं होना चाहिए, मिट्टी कठोर अगर है तो आप हैरो चला सकते हैं। हैरो में क्या होता है, 2 एक्सल होते हैं, ये तवानुमा स्ट्रक्चर होता है, जैसे डिस्क प्लाऊ आपने देखा होगा वैसे ही तवानुमा होता है, लेकिन ये 2 ऑफसेट में आते हैं, मतलब 2 एक्सल पे 2 डिस्क लगे रहते हैं, नंबर ऑफ डिस्क लगे रहते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी कटती भी है स्लाइस की तरह 40 से 45 सेंटीमीटर गहरी और उसको मिलाती भी है, और खरपतवार या जो भी स्टबल भी अगर खेत में जिसको बोलते हैं पुआल अगर रह गया या डंठल छूट गया है तो वो भी मिक्सिंग करता हुआ वो खेत में जाता है। तो इससे काफ़ी मिट्टी भुरभुरी होती है और इससे आपका खेतों में मल्च भी मतलब मिल जाता है, स्टबल भी मिल जाता है। उसके अलावा बात करें तो रोटावेटर है हमारे पास। रोटावेटर में क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी भी होती है और वो साथ साथ वो प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों ही साथ में अच्छे से करती है। लेकिन रोटावेटर हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते क्योंकि हार्ड पैन बहुत जल्दी तैयार होता है रोटावेटर में। इस प्रकार यंत्रों के उपयोग से उपज में 30% तक की वृद्धि हो सकती है। साथ ही खेत में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। वहीं मिट्टी की गहरी जुताई के साथ साथ मिट्टी का उपजाऊपन भी बढ़ता है और खरपतवार उन्मूलन तथा कीड़े मकोड़े का घर नष्ट हो जाता है। इन यंत्रों को प्रयोग करने से कृषि कार्य कम समय और कम लागत में हो जाता है और ये काफी बढ़िया है, आप कृषि यांत्रिकरण को अपना सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में 18 मई को परिवर्तनशील मौसम रहने के साथ दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल, मेघ गर्जन, तेज हवाएं, धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 5 से 29% तक हो सकती है। हवा की औसत गति 5 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में बारिश की संभावना को देखते हुए किसान भाई बिजाई का कार्य अगर संभव हो तो 18 मई के बाद मौसम साफ होने की स्थिति पर करें। बीटी कपास की बुआई का सर्वोत्तम समय 1 मई से 20 मई तक है। बीज की मात्रा 450 ग्राम प्रति बीघा रखें। कतार से कतार की दूरी 67.5 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 90 सेंटीमीटर रखें। सड़ी हुई गोबर की खाद 25 क्विंटल या वर्मी कंपोस्ट 10 क्विंटल या सिटी कंपोस्ट 10 क्विंटल पहली जुताई के पहले प्रयोग करें। इसके अलावा यूरिया 20 किलोग्राम, MOP 12 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 4 किलोग्राम और सिंगल सुपर फास्फेट 62 किलोग्राम
बुआई से पहले अंतिम जुताई के बाद प्रति बीघा की दर से उपयोग करें। धान की सीधी बुआई करने से रोपाई की तुलना में 25 से 30 श्रमिक प्रति हेक्टेयर बचत होती है, क्योंकि पौध तैयार करने और रोपाई की जरूरत नहीं पड़ती है। समय से धान की बुआई संपन्न हो जाती है, जिससे रबी फसलों की समय से बुआई की जा सकती है। धान के स्वस्थ बीज को छांटने के लिए नमक के घोल में उपचारित करने के लिए 1 किलोग्राम नमक को 10 लीटर पानी में घोल दें। घोल में ऊपर तैरते बीज को अलग निकाल दिया जाए तथा नीचे बैठे स्वस्थ बीजों को अलग कर सादा पानी से धो लेना चाहिए। 1 बीघा रोपाई के लिए 100 वर्ग मीटर में नर्सरी लगाएं। इसमें 250 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम यूरिया और 8 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डालें। इस क्यारी में 6 किलोग्राम उपचारित बीज छिड़कवा विधि से डालकर उसे हल्की सी मिट्टी या गोबर की खाद से ढक दें। नर्सरी में बुआई का उपयुक्त समय मई का दूसरा पखवाड़ा है। क्यारी हमेशा तर रखी जाए और पानी 1 इंच से ज्यादा नहीं खड़ा रखना चाहिए। जिन खेतों में जड़ गलन रोग का प्रकोप अधिक होता है, उन खेतों के लिए बुआई से पहले 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम को 50 किलोग्राम आर्द्रता युक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर छाया में रखें। इस मिश्रण को बुआई के समय 1 बीघा में पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें। तापमान अधिक होने की संभावना को देखते हुए किसान भाई सब्जियों की तुड़ाई सुबह या शाम के समय करें और इसके बाद छायादार स्थान पर रखें। बागों में केवल शाम या सुबह के समय सिंचाई करें। मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए फसल अवशेष, पुआल, पॉलीथीन के साथ मल्चिंग करें। नींबू वर्गीय नए बागानों के लिए 6 × 6 मीटर की दूरी पर 1 × 1 × 1 आकार के गड्ढों की खुदाई करें। चूजे गर्मी के मौसम में संवेदनशील होते हैं, इसलिए चूजों को कम स्थान में अधिक संख्या में नहीं रखें और चूजों को गर्म हवा से बचाने के उपाय करें। गर्मी से मुर्गियों और चूजों को बचाने के लिए मुर्गी घर के चारों ओर बोरी लगा देनी चाहिए। वहीं स्प्रिंकलर लगाकर इन बोरियों पर सुबह शाम पानी का छिड़काव कर गीला करें। गर्मी के तनाव को कम करने के लिए फीड में विटामिन सी के पूरक अवयवों का उपयोग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव प्रतापगढ़, जिला अलवर के किसान संदीप कुमार ने। आप भैंस की मुर्रा नस्ल पर जानकारी चाहते हैं, तो संदीप कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। भारत में भैंस पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय न केवल भारत में दुग्ध आपूर्ति करता है, बल्कि इसमें रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं। भैंस का दूध कुल दूध का 57% योगदान देता है। भारत में आमतौर पर मुर्राह, जाफराबादी, सुरती भैंस की नस्लें पाली जाती हैं। इन सभी भैंसों में मुर्राह नस्ल की भैंस सबसे मशहूर है। डेयरी व्यवसाय में आजकल ज्यादातर मुर्राह भैंसों का ही पालन किया जाता है और इसका पशुधन में सबसे ऊंचा स्थान है, जिस कारण इसे काला सोना कहा जाता है। ये भैंस मूल रूप से पंजाब और हरियाणा के राज्यों से आती हैं, लेकिन अब ये राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी सफलता से पाली जा रही हैं। मुर्राह नस्ल की भैंस भारी भरकम डील वाली होती हैं, जिनकी गर्दन और सिर अन्य भैंसों की तुलना में अधिक मोटे होते हैं। सींग कसकर मुड़े होते हैं। इनका काला रंग, पूंछ लंबी होती है। इनका पिछला हिस्सा चौड़ा और अगला हिस्सा सकरा होता है। इनके मादा पशु का वजन लगभग 550 किलोग्राम के आसपास होता है। इनकी ऊंचाई 133 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वहीं नर पशु का वजन 650 किलोग्राम के आसपास होता है और इसकी ऊंचाई लगभग 138 सेंटीमीटर होती है। मुर्राह नस्ल की भैंस की देखरेख करना काफी आसान भी होता है।
इस नस्ल का स्वास्थ्य अन्य नस्लों की तुलना में बेहतर माना जाता है, क्योंकि इन भैंसों की रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। मुर्राह नस्ल की भैंस सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली भैंस होती है। अपनी कई खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने की वजह से ये भैंस आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। इसलिए यदि आप भी इस नस्ल की भैंस का पालन करना चाहते हैं तो आप इस नस्ल को पालकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क